लेक्चर नंबर 16। इसमें हम देखेंगे मूविंग आयरन एम इंस्ट्रूमेंट। इसको मूविंग आयरन बोलते हैं। ये दो टाइप का होता है, अट्रैक्शन टाइप और रिपल्सन टाइप। अट्रैक्शन टाइप और रिपल्सन टाइप, है ना। तो प्रैक्टिकली कौन सा यूज करते हैं जी? क्यों रिपल्सन टाइप यूज करते हैं? क्यों, याद रखना कि ये जो है मोर एक्यूरेट रहता है, मोर एक्यूरेट दैन अट्रैक्शन टाइप। और इसका रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान रखना। जैसे किसी पर्सन को अट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल होता है और रिपल्सन के लिए एक वर्ड ही काफ़ी है ना। समझ गए होगे? ठीक साहब? समझ गया ना? अट्रैक्शन ज़्यादा तकलीफ है, रिपल्सन के लिए कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अट्रैक्शन के लिए चॉकलेट दे, बातचीत कर, बहुत लंबा प्रोसेस है ना। ठीक है साथी? ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। दो टाइप का होता है। अब तुम लोग याद रखना, प्रैक्टिकली किसका यूज करते हैं? रिपल्सन टाइप का। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखो सब लोग कि अट्रैक्शन टाइप दिखता कैसे है, इसका वर्किंग कैसे होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले इसका डायग्राम देखेंगे किस तरीके का बनता है। तो देखो इस तरीके का बनता है डायग्राम। ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट जानते हो? ये क्रॉस, इस तरीके से इसमें क्रॉस रहता है, और ये डॉट। ये डॉट इस तरीके से यहाँ पर एस पोल बनता है, यहाँ एन पोल बनता है, और ये हमारा डायल है। इस तरीके से डायल रहता है। डायग्राम को ध्यान से देखेंगे नोट्स बनाया तुम लोग?
जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है बस उसी को बनाना, बाकी सबको बनाने की जरूरत नहीं है ना। जैसे देखो अब इसमें क्या लिखोगे इसमें इस वाले टॉपिक में, कैसे जी? इस तरीके से स्प्रिंग हो गया। इसमें कौन सा डैम्पिंग यूज करते हैं जी? इसे क्या बताओ। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यहाँ पर यूज करता है, जिसका ये सिलेंडर है और ये इस तरीके से ये हमारा इस तरीके से डिफ्लेक्शन शो करता है। इस तरीके से रहता है ये, इसका जो स्केल है इस तरीके से बनता है। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? इसमें देखो ये हमारा जो दिख रहा है ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, और ये क्या है, ये हमारा पियोट और ज्वेल बीरिंग। ये हमारा क्या है, स्प्रिंग, ये निडल, यहाँ पर एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज कर रहे हैं। क्लियर हो सबको? ठीक है ना। तो इसमें नामकरण करने की ज़रूरत है, समझ गए सबको? कैसे जी? और ये इसका बैलेंस वेट है, इस तरीके से बैलेंस करने के लिए ये बैलेंस वेट। मैंने एक एनिमेशन भेजा तो देखे थे, कैसे ही देखे थे? हाँ, उससे थोड़ा क्लियर हुआ। ठीक है, तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भेजता हूँ, उसको देखा करो ग्रुप में। ये होता है हमारा फिक्स्ड कॉइल, और एक दूसरा होता है ये फिक्स रहता है इसलिए फिक्स्ड कॉइल, और ये वाला मूविंग में रहता है इसलिए इसको बोलते हैं मूविंग कॉइल। तो अब जब व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू फिक्स्ड कॉइल, तो क्या बनेगा जी? इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा। देन आयरन moves towards weak reactance path low reactance path बोल सकते, thus flux passing
through coil increases. तो इससे क्या होगा, सेल्फ इंडक्टेंस इंक्रीज होगा। इंक्रीजेस। चलो देखो इधर, सबसे पहले मैंने क्या बोला, जब करंट यहाँ से पास होता है ऐसे करके, इस तरीके से पास हो रहा है इनमें से, है ना, करंट यहाँ से ऐसे पास हो रहा है इस तरीके से जैसे दिए, तो ये राइट हैंड थंब रूल पता भी नहीं। देखो यार, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। देखो इधर से, ये हमारा कॉइल है, इस पर मैंने करंट काउंट किया, इस तरीके से करंट जा रहा है, तो अंगूठा अगर करंट को बताएगा तो ये हमारा बताता है मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो इस टाइप का है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो इस तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स निकलेगा। समझ पाए सब लोग? तो ये हमारा इस तरीके से जब करंट जा रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से निकलेगा। जानते हो एन से निकलता है और कहाँ जाता है जी? एस में जाता है। अब ये क्या बनेगा, क्या बन गया, ये मैग्नेट बन गया। तो इस लोहे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा कि नहीं? बस यही प्रिंसिपल है। समझ पाए सब लोग? कैसे जी? बस ये छोटा सा प्रिंसिपल है, इसे बोलते हैं अट्रैक्शन टाइप। क्लियर हो सबको? राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं, ठीक है ना? ठीक, चलो इसका देखते हैं वर्किंग। मैंने समझा दिया। उसके बाद इसका टॉर्क का डेरिवेशन देखते हैं कैसे बनता है। तो देखो सब, इसका L इंडक्टेंस बराबर क्या जानते हो जी? N∅I जानते हो? N∅ बराबर Li। अब डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू टी। N कांस्टेंट है, डिफ्रेंशिएट अवकलन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो इससे क्या होगा, डिफ्रेंशिएट करने आता है, d∅/dt। अब देखो फर्स्ट और सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, L/di/dt। और क्या हो जाएगा सेकंड फंक्शन, I/dl/dt। आया समझ में? तो N∅/dt बताया था फैराडेस लॉ, N∅/dt फैराडेस लॉ। ये क्या होता है, फैराडे के नियम से EMF इंड्यूस होता है कि नहीं? EMF इंड्यूस E बराबर L di/dt प्लस I dl/dt। समझ में आया सबको यहाँ तक? कैसे जी, आगे समझ में? अब इसी में समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में I का गुणा कर दो। E इंटू आई क्या होता है जी?
इंटू आई स्क्वायर डी एल बाई डी टी। अब इसका इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या मिलेगा जी, पावर का इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे जी, एनर्जी स्टोर्ड मिलेगा ना इन कॉइल बराबर, देखो डी टी से डी टी कैंसिल, क्या बनेगा एल आई डी आई प्लस आगे आई स्क्वायर डी एल डी एल। क्लियर है ना? डी एल में डी टी कैंसर, ठीक है इतना ही रहेगा, है ना? यहाँ तक क्लियर सबको? यहाँ तक क्लियर? एनर्जी स्टोर यहाँ तक क्लियर? अभी देखते रह जाओ। एनर्जी, इनिशियल एनर्जी कितना था, क्या जानते हो? हाफ एल आई स्क्वायर, जानते हो? एनर्जी स्टोर तो फाइनल एनर्जी स्टोर, फाइनल एनर्जी स्टोर हाफ एल आई स्क्वायर, है ना? देखो अब डी एल चेंज हो रहा है, इनिशियल एनर्जी, अब ये फाइनल एनर्जी, देखो इस तरीके से फाइनल एनर्जी स्टोर्ड बराबर क्या हो जाएगा, देखते रहो सब लोग। एल प्लस डी एल, बहुत दिन हो गए ना, भूल गया सब। आई प्लस डी आई का हाफ एल आई स्क्वायर, अब आधा आधा बढ़ रहा है डी एल। चलो माइनस कितना हो गया, अब इतना क्लियर हो गया फाइनल एनर्जी। अब चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी कितना हुआ, हाफ एल प्लस डी एल आई प्लस डी आई का होल स्क्वायर माइनस हाफ एल आई स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये किसके बराबर होगा, हाफ आई स्क्वायर डी एल प्लस आई एल इंटू डी एल। अब ये बराबर होगा किसके, डी डी इंटू डी थीटा के। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये 3 है, तो इक्वेशन नंबर 1 बराबर 2 प्लस 3, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों एनर्जी बराबर है, चेंज इन एनर्जी बराबर।
तो क्या आया था, हाफ आई स्क्वायर डी एल प्लस आई इंटू एल डी आई बराबर हाफ आई स्क्वायर डी एल प्लस आई एल डी आई प्लस टी डी डी थीटा। तो यहाँ से क्या आएगा, टी डी बराबर फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो हाफ आई स्क्वायर डी एल बाई डी थीटा। ये फाइनल इक्वेशन आप लोग को याद रखना है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन आएगा, ठीक है जी। क्लियर हो सबको? देखो तुम लोग को फाइनल इसको याद रखना है ना। मैं डायरेक्ट इसको भी बता सकता था, लेकिन मैं थोड़ा सा बताया कि स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, ठीक है। तो ये क्या होता है जी, सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस इतना होता है, सबको पता है, सब एल एन फाइव बाई आई पता है सबको, बताइए। उसके बाद आई को इतना मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है विवांश। तो एन फाइव बराबर एल आई हो गया। यहाँ तक क्लियर? क्लियर हो यहाँ तक? अब इसमें डिफ्रेंशिएट कर दिए तो एन कांस्टेंट डी फाइव बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी, आई डी एल बाई डी टी। अब इसके बाद ये इसके बराबर होता ही आई का मल्टीप्लाई कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, तो ये स्टोर्ड एनर्जी इन कॉइल, ये समझ में आया यहाँ तक। इसके बाद कैसे इंटीग्रेट किया, ये नॉर्मल किसी भी कॉइल में एनर्जी स्टोर्ड इतना होता है जी, पढ़े होंगे। इंडक्टर में एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड मैंने पढ़े होगा ना। अभी मैग्नेटिक सर्किट अभी पढ़ाऊंगा इसको, ठीक है, इतना जान लो। इंडक्टर में हाफ एल आई स्क्वायर एनर्जी स्टोर्ड होता है, ठीक है जी प्रशांत। अब फाइनल एनर्जी देखो क्या हो रहा है, इंडक्टर में डीएल की बढ़ोतरी हो रही है और करंट में भी डी आई की बढ़ोतरी हो रही है, इसी को बोलते हैं हम लोग फाइनल एनर्जी। अब चेंज इन एनर्जी, पहले इनिशियल में कितना था, हाफ एल आई स्क्वायर था। अब इसको सॉल्व करेंगे इस पूरे इक्वेशन को तो हमारा ये इतना आएगा। चेंज इन एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। अब आया समझ में, ये फाइनल है और ये इनिशियल, दोनों का डिफरेंस। इसका डेरिवेशन नहीं पूछेगा तुम्हारे एग्जाम में, इसको सॉल्व करना है। फाइनली ये इसको याद रखना है, ठीक है। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितना होता है, हाफ आई स्क्वायर डी एल बाई डी थीटा, याद रहेगा सबको। ठीक है, एक बार और बनना, देख देख के याद हो जाएगा फिर, है ना। एक बार और प्रैक्टिस करोगे, एक बार बताया, दो बार बताया, फिर इसके बाद खुद से प्रैक्टिस करोगे, बन जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ से डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोपोर्शनल, देखो ये सब कांस्टेंट है तो क्या बचेगा आई स्क्वायर। ये चीज़ तुमको याद रखना, इसी को पूछता है एग्जाम। और जब भी स्क्वायर आएगा ये हमेशा प्रोपोर्शनल होता है IRMS का स्क्वायर। स्क्वायर मतलब RMS, इसको भी याद रखना है, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से तुम लोग जानते हो कि इस पर कंट्रोलिंग टॉर्क कौन प्रोवाइड करवा रहा है? स्प्रिंग। तो TC बराबर क्या होता है KC थीटा, समीकरण नंबर 5। इससे पहले वाले को 4 दे देते हैं। 4 और 5 से, 4 और 5 से क्या होगा जी? एट स्टडी स्टेट कंडीशन क्या होगा बताओ? TC बराबर तो KC थीटा बराबर क्या हो जाएगा? हाफ I स्क्वायर DL/d थीटा। इसके बाद KC थीटा इधर आ जाएगा, सॉरी थीटा बराबर हाफ I स्क्वायर बाई KC DL/d थीटा। ऐसा समझ सकते हो। ये फाइनल, ये डिफ्लेक्शन का फार्मूला इस तरीके से होता है, याद रहेगा जी। तो यहाँ से थीटा इज प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। इसमें लीनियर बनेगा क्या स्केल? तो इसमें जो स्केल है कैसा बनेगा जी? स्केल इज नॉन लीनियर। तो इसका जो रीडिंग है इस तरीके से रहेगा, पास पास में, शुरू के वैल्यू पास पास में इस तरीके से, फिर धीरे धीरे बढ़ते जाएगा ये वैल्यूज, देख के समझ जाएंगे। जैसे यहाँ पर मैं दिखा माइन स्टूडेंट्स, ठीक है। ये देखो इस तरीके से दिखता है। तो इसका जो रीडिंग दिख रहा है, देख रहे हो इसका स्केल शुरू में क्या है, पास पास से फिर दूर दूर हो गया है, ठीक है ना। ये सब बताया था, दिख रहा है ये सब। ये प्रैक्टिकली इस तरीके से दिखता है, दिख रहा है सबको? देखो ये प्रैक्टिकल मीटर है, देखो इसका रीडिंग डायल दिख रहा है सबको, नॉन लीनियर दिख रहा है कि नहीं? देखो इस तरीके से है ना। ये सब किस में है? इस तरीके से, ये मैंने बताया था। क्लियर होता है सबको? हाँ बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। जैसे कि सबसे पहले इसमें टॉर्क, डिफ्लेक्शन टॉर्क
क्या बताया था मैंने इसका फार्मूला, हाफ आई स्क्वायर डी एल बाई डी थीटा, इसको याद रखना है। टी कंट्रोलिंग टॉर्क के सी थीटा याद रखना है, और फाइनल थीटा बराबर क्या बताया था, हाफ आई स्क्वायर बाई के सी डी एल बाई डी थीटा। ये क्वेश्चन मैं जबलपुर जेई में गया था, उसमें पूछा गया था, डायरेक्ट इसका फार्मूला पूछ दिया था। ठीक है जी, याद रहेगा सबको। अब देखो इसके बाद स्केल, इसमें ओनली 90 डिग्री के लिए होता है, इसको याद रखना है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, इसमें दिस इंस्ट्रूमेंट not used below 5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, इससे कम फ्रीक्वेंसी में यूज है। ठीक है, अगर हम इसमें यूज करेंगे तो हमको जो आउटपुट है, इट यूज्ड इफ इट यूज्ड then oscillatory response output will come, 5 हर्ट्ज से कम यूज करेंगे तो। ठीक, यहाँ तक क्लियर। इसमें कौन सा डैम्पिंग यूज करते हैं, डैम्पिंग के लिए, हाँ ये सब इम्पॉर्टेंट है, इसी सबको पूछता है एग्जाम में। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज, डैम्पिंग इज यूज्ड। अब क्लियर हुआ तुम लोग को। ये वाला अगर मैं इसको 2 हर्ट्ज 3 हर्ट्ज 4 हर्ट्ज, तो ये डायल मेरा इस तरीके से केवल ऑसिलेट होगा, इस तरीके से रीडिंग मेरे को नहीं मिलेगा, इसलिए इसका यूज़ नहीं करते। आए समझ में सबको। असल में यहाँ क्या हो रहा है, हमारे को प्रैक्टिकल होता नहीं है, तो रटना पड़ता है सब चीज़ों को, ये तकलीफ है ना, ये तकलीफ है मेरी चीज़। इंजीनियरिंग में सब चीज़ को रटा रहे हैं, रटने से थोड़ी होगा, तब भी अपने क्या करेंगे, है ना। मेन पॉइंट को याद रखते हैं, याद रहेगा सबको। यहाँ तक क्लियर सबको। इसमें इसको याद रखना है, ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बोला हूँ उसको याद रखना है। क्लियर हुआ। डायरेक्ट इसको दे दिया था, और एक एग्जाम में दूसरा चीज़ दिया था, पूछा था कि इतना करंट है, करंट सपोज इतना है, चलो 1 एम्पियर है करंट, डी एल बाई डी थीटा मान लेते हैं 10 है, स्प्रिंग कांस्टेंट 2 है, तो आपको पूछेगा डिफ्लेक्शन कितना होगा, तो आपको याद रखना है फार्मूला, याद रखना है फार्मूला। कितना हो जाएगा जी, 1 ×
10/2 इंटू 2, ऐसा 5 आएगा भाई, बता 5/2 आएगा ना, 2.5 आया समझ में। ऐसे न्यूमेरिकल भी पूछ देते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन थ्योरी में इसको पूछेगा, स्केल कितना डिग्री होता है ये पूछेगा, और ये हमारा न्यूमेरिकल इस टाइप का। कई बार dl/dt इसको पूछ देता है। चलो अभी क्वेश्चन करेंगे। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब ये हो गया AMI इंस्ट्रूमेंट्स। अब यहाँ पर इससे मैं क्या क्या बना सकता हूँ, कैसे जी, इस इंस्ट्रूमेंट को कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग। हाँ वेरी गुड, वोल्ट मीटर और आमीटर। तो इसके पहले हमने क्या देखा था जी, इसी टाइप का, और PMM से देखे थे। तो वहां पर आमीटर वोल्ट मीटर पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, आमीटर और ये वोल्ट मीटर। यहाँ पर DC PMMC की बात करेंगे तो आमीटर और वोल्ट मीटर में कुछ फिजिकल डिफरेंस था क्या। यहाँ पर ऐसा नहीं है। आमीटर बनाएंगे तो अलग डिजाइन करना पड़ेगा, वोल्ट मीटर डिजाइन करेंगे तो अलग डिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। देखो आमीटर, तुम लोग मेरे बताओ इसका जो रेजिस्टेंस है कितना होना चाहिए। जानते हो नहीं इसको, रॉयल भैया को। तो आमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है जी, कम होता है, कम होता है ना। इसका ज़्यादा। तो ये बताओ, इसमें जो कॉइल में वाइंडिंग यूज करेंगे वो थिक यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, थिक टर्न यूज करेंगे। और इसमें थिन, पतला, मोटा और पतला। इसमें मोटा यूज करेंगे, इसमें पतला यूज करेंगे। तो ये देखो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में ही डिफरेंस आ गया, तो इसको याद रखना है। इसमें अलग अलग बनाना पड़ेगा हमको, मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। फिजिकल कनेक्शन डिफरेंस बिटवीन आमीटर एंड AC आमीटर एंड वोल्ट मीटर। फिजिकल कंस्ट्रक्शन क्या होगा, डिफरेंट होगा, आमीटर एंड वोल्ट मीटर में। ऐसा समझ में, यहाँ तक क्लियर हुआ, कोई डाउट किसी को। इसमें जो ठीक रहेगा, इसमें थिन रहेगा, ये सब क्लियर हुआ। आगे बढ़ूँ, इसमें कुछ टर्न्स होते हैं, फ्यू टर्न्स होते हैं, वो भी थिक। इसमें ज़्यादा होगा तो मैनी टर्न्स, ज़्यादा टर्न्स होगा, लेकिन वो कैसा होगा जी, थिन होगा। ऐसा समझ में।
ठीक है, क्लियर हो गया। ज़्यादा होना चाहिए ना, किसका ज़्यादा होता है रेजिस्टेंस? तुम सर्किट को देखे नहीं हो तो कहाँ समझ में आएगा? सर्किट को पढ़ी नहीं हो, है ना, सर्किट को देखे नहीं हो, इसलिए तकलीफ हो रहा है। उसमें सब चीज़ बताया हूँ तो पतला का कितना होता है, मोटा कितना होता है ना जी। जो पढ़े होगे उन लोग को बताया, समझ में आया हो। कैसे बताओ? पढ़े हो कि नहीं उसमें सर्किट में सब? इट यूज्ड, हाँ, इट यूज्ड अप टू अमीटर को 50 एम्पियर और यहाँ पर 150 वोल्ट तक मैं इसको यूज़ कर सकूँ विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। मतलब समझ गए होगे मॉडिफिकेशन का मतलब, है ना। शंट्स एंड मल्टीप्लायर का यूज किए बिना हम यहाँ तक यूज कर सकते, कहाँ तक? 50 एम्पियर और 150। यहाँ तक क्लियर सबको? निशा, निधि, साधना, वासु, विजय, क्लियर हो जी? भावेश, थर्ड पॉइंट कौन सा? फ्यू टर्न्स। मैं ये बोला कि जब कोई मैन्युफैक्चरर आता है उसको एमआई इंस्ट्रूमेंट बनाना है तो अमीटर को डिजाइन करेगा तो उसका जो फिजिकल कंस्ट्रक्शन है वो अलग होगा। वोल्टमीटर डिजाइन करेगा उसका कंस्ट्रक्शन डिफरेंट होगा, ये बोला मैंने, ठीक है जी। इसका ये फ्यू टर्न्स होता है थिक कॉइल का, इसी में जस्ट उल्टा वोल्टमीटर क्या होगा? बहुत ज़्यादा टर्न्स होगा लेकिन उसमें थिन वायर यूज करेंगे। आए समझ में? अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमको इसका रेंज बढ़ाना है तो रेंज क्या करके बढ़ाएंगे जी? क्या यूज करेंगे? एक्सटेंशन ऑफ रेंज। एक्सटेंशन ऑफ रेंज। आप लोग डेली क्लास अटेंड करें, बहुत लोग है ना एक दिन करते हुए एक दिन नहीं, उससे दिक्कत होगा बाद में, ठीक। चलो सबसे पहले अमीटर बना रहा हूँ तो क्या लगेगा उसके लिए? अमीटर का रेंज बढ़ाएंगे तो देखो अब यहाँ पर एसी आएगा। एसी में क्या लाएगा जी? साथ में इंडक्टर भी लाएगा। अभी निगलेक्ट कर रहे थे हम लोग क्योंकि हम डीसी वैल्यू को नाप रहे थे, है ना जी। आई एम और ये आई एस एच, ये हमारा आर एस एच, ये हमारा एल एस एच, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर? अब यहाँ पर दोनों का क्या बराबर होता है जी? वोल्टेज बराबर होता है ना। देखो इस पॉइंट का और इस पर वोल्टेज बराबर होता है। कैसे निकालेंगे वोल्टेज? वोल्टेज कैसे निकालते हो? आई, अब यहाँ पर जेड लेंगे, हाँ यहाँ जेड लेंगे क्योंकि ऐसी सर्किट है तो यहाँ पर लाइफ कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, याद है ना। अब मैंने बढ़िया वीडियो बना के भेजा था
उसको देखने के लिए रोज, हाँ बोला भी था, उसके बाद में नहीं पढ़ोगे तो कैसे करेंगे जी बताओ। ISH by IM, और जेड कैसे निकालते हैं जी, कौन बताएगा? हाँ ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, देखो ISH बाई जेड आ गया, RSH का स्क्वायर एक्स SH का स्क्वायर, उसी तरीके से पीछे में जेड में आएगा, नहीं उल्टा हो गया, ये RM ऊपर रहेगा ना, RM प्लस एक्स SH का होल स्क्वायर, इस तरीके से डिवाइड बाई RSH प्लस XSH, ये M है का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर? क्लियर हो गया यहाँ तक? अब आगे ये RM का स्क्वायर यहाँ से बाहर निकाल दो, क्या बचेगा 1 प्लस XM बाई RM का होल स्क्वायर डिवाइड बाई स्क्वायर बाहर निकलेगा, RM बचेगा, और ये RSH, इस तरीके से ये क्या बचेगा XSH बाई RM RSH का होल स्क्वायर, यहाँ से ISH बाई IM, तो ये कट गया, नियरली बराबर होता है दोनों, इसलिए इसको काट सकते हैं, नियरली बराबर होता है, तो इसको अप्रॉक्सीमेट ISH बाई IM, इसको अप्रॉक्सीमेटली कितना लिख सकता हूँ RM बाई RSH, ठीक है, तो इस तरीके से ये इतना आ जाएगा, ठीक है जी, ये नियरली बराबर होता है इसलिए इसको कटा दिया, ठीक है, सबको समझ में आया? देखो एक बार, क्लियर हो गया? अब ये अमीटर डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर सबको? अब आगे बढ़ें। अब देखो जो भी XSH है या XM है, इंडक्टिव रिएक्टेंस जो भी है, ये प्रोपोर्शनल किसके होता है? फ्रीक्वेंसी के। तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो इंडक्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। तो करंट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? करंट चेंज होगा। जैसे एग्जांपल के लिए 10 एम्पियर 50 हर्ट्ज के लिए जो भी रीडिंग होगा, क्या वो सेम रीडिंग 10 एम्पियर दूंगा
500 हर्ट्ज दूंगा तो रीडिंग सेम आएगा कि अलग आएगा? कैसे? अलग आएगा। वेरी गुड। तो इसमें क्या होता है, विथ चेंज इन फ्रीक्वेंसी, मीटर रीड्स different value for same amount of current. तो ये एरर क्यों? एरर आ रहा है ना जी, ये खराबी है मशीन की। भाई 10 एम्पियर दे रहा हूँ, उसको 10 एम्पियर नापना चाहिए, इस फ्रीक्वेंसी को नेग्लेक्ट करना चाहिए। दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी एरर। दैट एरर इज कॉल्ड व्हाट? फ्रीक्वेंसी। इसको पूछता है एग्जाम में, एरर। अब इसको दूर कैसे करेंगे, इसके बारे में सोचते हैं। इसको दूर कैसे करेंगे, और जो भी एरर है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा जी? फ्रीक्वेंसी के। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो एरर भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। समझ पाए सब लोग? यहाँ तक क्लियर? अगर आपसे पूछेगा कि 10 एम्पियर 50 हर्ट्ज में 2% का एरर है, तो इसमें कितना होगा? 2 ज़्यादा हो कम होगा? क्या होगा? ज़्यादा होगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इस एरर को दूर कैसे कर सकते हैं? तो the current, the frequency error can be eliminated. कैसे दूर करेंगे इसको? by using same time constant शंट्स एंड मशीन। चलो इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि एग्जांपल जो TSH है बराबर किसका होना चाहिए? उसका टाइम ऑफ मशीन के। अब कल ही मैंने बताया RSH L/R होता है जी, टाइम कांस्टेंट। कल बताया था मैंने, बताया था। हाँ, तो इसको याद रखेंगे। तो ये हमारा दूर करता है किसको?